और 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब बदल गया है। अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न अवार्ड। आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार प्रधानमंत्री जी। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी हर्ष का विषय है और सभी खेल और खिलाड़ियों के लिए हर्ष का विषय है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार होंगे। वहीं सरकार के इस कदम पर कांग्रेस ने तंज किया है। गलत किया, नरेंद्र मोदी करना चाहिए था। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया, तो राजीव गांधी जी का नाम बदल के उन्होंने ध्यानचंद जी का क्यों किया? नरेंद्र मोदी का करना चाहिए था। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है। सरकार के इस फैसले का मेजर ध्यानचंद के घर वालों ने स्वागत किया है। न्यूज 18 से बातचीत में मेजर ध्यानचंद के बेटे पुराने दिनों को याद करते हैं। और खेलों के अंदर ध्यानचंद एक ऐसा हॉकी का तो पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं और बन चुके थे कि अगर हॉकी का नाम ले तो हम ध्यानचंद का नाम आता ही है। उनके द्वारा किए गए वो कार्य जो उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से किए थे, बिना किसी और टाइम था भी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक खेल था, एक जुनून था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। सुविधाएं हैं बिल्कुल माइनस नील, और उसके बाद कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन लेकर के आते थे गोल्ड। और वो गोल्ड जो आया है उसने इस भारत देश के अंदर खेलों के प्रति लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ा। हमारे बच्चों के अंदर वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमारे आने वाली जनरेशन्स ने उनसे प्रेरणा लेकर खेल के अंदर बहुत आगे तरक्की करी। लखनऊ में बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया टीम की बड़ी बैठक हुई। इसमें आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय समेत कई दिग्गज नेताओं ने जीत का मंत्र दिया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। लेकिन पिछले 2 दशक के दौरान जो सबसे ज्यादा बदलाव आया है वह लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में आया है, और वह है मीडिया। उसका स्वरूप बदला है, उसकी भूमिका भी बदली है। आज से 2 दशक पूर्व तक विजुअल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, प्रिंट मीडिया था। जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपनी तैयारियों को तेज कर रही है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे सांसदों के साथ बैठक होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हमारी पार्टी बड़ी मुस्तैदी से चुनाव के लिए तैयार है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। कल 3 बजे से हम लोगों की भी महत्वपूर्ण बैठक है। हम लोगों को सूचना आई है 3 बजे से उनके साथ हम लोगों की एक बैठक है। बैठक में जो दिशा निर्देश संगठनात्मक तरीके से हम लोगों को मिलेंगे, उसको हम लोग बूथ स्तर तक ले जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज करीब 14 विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और किसान संसद में भाग लिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फ़ोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। वहीं जंतर मंतर पर विपक्ष के नेताओं के किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने पर
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जहां बोलना है वहां ये लोग बोलते नहीं, इन नेताओं को पार्ट टाइम नेता करार की दिया। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। संसद में जहां बोलना चाहिए, जहां पर उनके पास मुद्दे नहीं है, वहां पर वो चलने नहीं दे रहे हैं और सड़क पर तमाशा करने से देश की जनता जानती है। बुलंदशहर में पिस्टल से केक काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बर्थडे मनाते वक्त पिस्टल से केक काटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। 3 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। सलेमपुर थाने इलाके का वीडियो बताया जा रहा। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस संबंध में जांच कराई गई तो पता चला कि ये वास्तविक पिस्टल नहीं है, गन लाइटर है, जो रविंद्र पुत्र मुकेश निवासी खेरपुर थाना सलेमपुर बुलंदशहर के द्वारा फ्लिपकार्ट से मंगवाया गया था। ये बर्थडे पार्टी में 2 अगस्त को, ये जो वीडियो है 2 अगस्त का है और ये बर्थडे पार्टी के दौरान का बनाया गया है। तो किसी अपराध का होना नहीं पाया गया, लेकिन हिदायत दे करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसे बरामद किया गया था, लेकिन अपराध न हो पाने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया और हिदायत दी गई। कानपुर में रोक के बावजूद गंगा में कई लड़के जान की बाजी लगाकर स्टंट करते दिखे। बताया जा रहा है कि चंद पैसों के लालच में ये लोग अपने दोस्तों से शर्त लगाते हैं। भैरव घाट हो या फिर सरसराया घाट या फिर गंगापुर, सभी जगह नाबालिग जानलेवा स्टंट करते दिखते हैं। पुलिस के आते ही ये लोग पानी में तैरकर फरार हो जाते हैं। न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि आप इस तरह के स्टंट ना दोहराएं। गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी खेतों में और यहाँ तक कि घाटों तक पहुँच चुका है। मगर गंगा के किनारे रहने वाले लोग जहाँ एक और डरे हुए हैं, तो वहीं ये नौनिहाल इस बात से बेफिक्र होकर मौत की छलांग लगा रहे हैं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हरदोई के बिलग्राम इलाके में कई गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इस साल भी गंगा और रामगंगा में पानी बढ़ने से चिरंजीपुरवा और सोनीपुरवा गांव के लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें डर है कि बाढ़ से तटों का कटान शुरू हो गया है तो बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ जैसे हालात से निपटने की सभी तैयारियां पूरी हैं और प्रशासन मुस्तैद है। मुक्कुपुरवा जो बिलग्राम तहसील में पड़ते हैं, वहाँ पे ड्रेजिंग का कार्य कराया गया है और वहाँ पे स्पर का निर्माण भी किया गया है। 2 बार यहाँ पे वाटर लेवल राइज भी किया गया, परंतु कोई कटान नहीं है वहाँ पे। और इसी प्रकार मानी महू में भी बाढ़ प्रबंधन के कार्य कराए गए हैं। वहाँ पे भी गर्रा नदी में कटान हो रहा था, तो इस बार स्थिति नियंत्रण में है। एक जगह मनिकापुर करके तहसील सवाईशपुर में एक ग्राम में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वहाँ पे हमने मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत करा दिए हैं और वहाँ पे एक जगह का कार्य निर्माण भी हो चुका है और जिससे बाढ़ प्रबंधन का कार्य हो रहा है। दूसरी जगह पे थोड़ा ग्रामीणों से गतिरोध था कि उन्होंने अपनी ज़मीन में स्लोप बनाने के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, परंतु बाकी स्थिति नियंत्रण में है। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए पिछले 24 घंटे में 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 41 का अवैध शराब के चलते और 2 को अवैध हथियार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की छापेमारी में 500 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 2 भट्टियां तोड़ते हुए करीब 1000 लीटर लहन नष्ट की है। पुलिस ने इस मामले में 47 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोप के मुताबिक ये शराब तस्कर ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर अवैध शराब बेचते थे। शाहजहांपुर पुलिस ने बीते 24 घंटे में महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें 43 अभियोग पंजीकृत करके 43 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 41 व्यक्ति अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लगभग 500 लीटर अवैध शराब देशी बरामद हुई है। 1000 लीटर लहन इनकी नष्ट की गई है। 2 भट्टियाँ बरामद हुई हैं। 2 व्यक्ति अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार कुल 43 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मौके पर पहुंची पुलिस। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। उत्तर प्रदेश के जेलों में भी कोरोना को हराने की कवायद पूरी रफ्तार से जारी है। कोविड की दूसरी लहर के बाद सरकार ने सूबे के तमाम जेलों में टीकाकरण करवाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत मुरादाबाद जिला कारागार ने सबसे पहले तमाम कैदियों का टीकाकरण करवाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया।
कोरोना काल में जेल की सख्त सलाखें भी कोरोना को जेल के अंदर पैर पसारने से रोक नहीं पाई थी। कोरोना की दूसरी लहर में मुरादाबाद जेल के कई कैदी भी संक्रमण के शिकार हुए थे। लिहाजा तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए इस बार मुरादाबाद जेल अधिकारियों ने कोई चूक नहीं की। सरकार से निर्देश मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने मौके की नजाकत को भांपते हुए वक्त पर टीकाकरण का फैसला लिया और मुरादाबाद जिला कारागार में बंद करीब 3350 कैदियों का टीकाकरण करवा दिया। जिला कारागार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की पहली जेल है जिसमें 100% वैक्सीनेशन करा दिया गया। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर एक अभियान चलाया, वैक्सीनेट प्रिजन एंड सेव प्रिजनर्स। इस अभियान के तहत सभी बंदियों को पहली डोज लगा दी गई है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक मुरादाबाद जिला कारागार में बंद 3350 कैदियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 650 बंदियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला कारागार अधिकारी के मुताबिक जेल के अंदर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत अस्थायी कारागार से आने वाले कैदियों की संख्या जैसे ही 50 तक पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर कैदियों को टीका लगा जाती है। इतना ही नहीं, मुरादाबाद जेल प्रशासन जरूरत पड़ने पर और अस्थायी कारागार में बंद कैदियों की कोविड टेस्ट भी करवाती रहती है, ताकि किसी भी कीमत पर जेल के अंदर कोरोना किसी को छू भी नहीं पाए। पहली डोज हम लोगों ने लगभग 3350 बंदियों को दे दी है तथा दूसरी डोज 650 बंदियों को लग चुकी है। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार तमाम जरूरी उपायों पर ध्यान दे रही है, फिर चाहे आम नागरिकों का टीकाकरण हो या फिर जेल में बंद कैदियों का। उम्मीद है वैक्सीनेशन की ये ढाल कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम कसने में पूरी तरह से कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,